हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक अमेंडमेंट की इन योर जीएसटी। गाइस, ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट आपके जीएसटी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। ओके, अब एग्जैक्टली ई इनवॉइसिंग है क्या, इसके अंदर क्या बेनिफिट्स होंगे, इसमें हमें कौन सी प्रोविजंस याद रखनी पड़ेगी, ये सब चीजें हम लोग डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, तो प्लीज बी फोकस्ड। मैं पहले आपको एक समझा देता हूँ, ब्रॉडली ओवरव्यू देता हूँ ई इनवॉइसिंग के बारे में, और उसके बाद हम लोग रीडिंग का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब शांति से सुनना। देखिए बच्चों, अगर कोई एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है, अगर कोई एक रजिस्टर्ड सप्लायर है और ये कोई ऐसा वैसा रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं लगेगा, ये ऐसा रजिस्टर्ड सप्लायर होना चाहिए जिसका इन एनी प्रिसीडिंग इन एनी प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18, ओके, मतलब क्या हो गया, कोई एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जिसका इन एनी प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, किसी भी प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है, फ्रॉम 17-18, अगर इस पर्टिकुलर बंदे का जो टर्नओवर है वो एक्सीड करता है 500 करोड़ रुपीस। समझ में आ गया? देखो, कोई एक रजिस्टर्ड सप्लायर है और इस रजिस्टर्ड सप्लायर का इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, किसी भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो स्टार्ट हो रहा है 17-18 से, उसमें कोई भी पर्टिकुलर ईयर में अगर इसका टर्नओवर अगर एक्सीड करता है 500 करोड़ का, तो याद रखना गाइस, इस बंदे को यहां पर या इस बिजनेस एंटिटी को यहां पर ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत होगी। ओके, इसे काय की जरूरत होने वाली है, ई इनवॉइसिंग की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, तो मैंने ये तो बता दिया कि एप्लीकेबिलिटी किसे रहेगी। ओके, लेकिन सवाल है कब इसे ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। तो याद रखना, ये रजिस्टर्ड सप्लायर या तो बी टू बी माने बिजनेस टू बिजनेस, माने रजिस्टर्ड सप्लायर ने किसी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को अगर गुड्स ट्रांसफर करे, या फिर ये रजिस्टर्ड सप्लायर लेट से एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, या रजिस्टर्ड सप्लायर या तो बी टू बी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। बी टू बी माने बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक रजिस्टर्ड सप्लायर दूसरे रजिस्टर्ड सप्लायर को ट्रांसफर कर रहा है गुड्स, सप्लाई कर रहा है गुड्स, या फिर ये बंदा एक्सपोर्ट कर रहा होगा। तो याद रखिए, यहां पे इसे ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सवाल है सर, आपने हमें ये तो बता दिया कि रजिस्टर्ड सप्लायर कौन सा वाला यहाँ पे ई इनवॉइसिंग के लिए एलिजिबल होगा या किसे करना पड़ेगा इनवॉइसिंग। तो हमने देखा कि भाई जिसका इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 से जो शुरू हो रहा है, तो किसी भी साल में अगर उसका टर्नओवर 500 करोड़ एक्सीड कर रहा होगा तो उसे ई इनवॉइसिंग की जरूरत है। बट कौन से ट्रांजैक्शन के लिए? अगर वो बी टू बी या एक्सपोर्ट करता होगा तो वहां पे उसे ई इनवॉइसिंग की जरूरत रहेगी। तो सिंपली स्पीकिंग, अगर आप बी टू सी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो, मतलब रजिस्टर्ड सप्लायर अनरजिस्टर्ड बंदे को अगर सप्लाई करता होगा, तो यहां पर कोई ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, यहां पर ई इनवॉइसिंग की आपको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आप लोगों को बता दिया हूं, लेकिन दिक्कत ये आएगी आपके मन में कि सर हमको यही नहीं पता कि ई इनवॉइसिंग होती क्या है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई एक आप लेट से मेल पे इनवॉइस बना के किसी को भेज दो, ये ई इनवॉइसिंग हो गई क्या? तो जवाब है साहब जी नहीं। मान लीजिए कोई एक बंदा है ए, बी नाम का बंदा उसे ई इनवॉइस देना चाह रहा है, तो ऐसा होगा क्या, भाई जो भी इनवॉइस बनाया उसको स्कैन कर लो और मेल कर दो, हो गया ई इनवॉइसिंग। तो जवाब है ये भी नहीं रहेगा ई इनवॉइसिंग। तो सवाल है ई इनवॉइसिंग है क्या एक्चुअल में चीज? तो शांति से सुनना। देखो बच्चों, ये जो भी नोटिफाइड पर्सन है, ओके, नोटिफाइड पर्सन है, और नोटिफाइड पर्सन कौन होता है ये मैंने ऊपर बता चुका हूं। देखो, ऐसा बिजनेसमैन जिसका किसी पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फॉर 17-18 से टर्नओवर उसका अगर 500 करोड़ क्रॉस कर गया होगा, तो उसे आप लोग क्या बोलोगे बताओ? नोटिफाइड पर्सन। तो इस नोटिफाइड पर्सन को करना क्या पड़ेगा?
नॉर्मली जैसे ये इनवॉइस निकालता है वैसे ही इसने अपना एक पहले इनवॉइस निकाल लेना चाहिए। ओके, लेकिन इनवॉइस निकालने के बाद इसने आईआरपी में इस पर्टिकुलर इनवॉइस को क्या करना है बताओ, रजिस्टर कराना है। ओके, कहां पे रजिस्टर कराएगा ये बंदा, आईआरपी में। ठीक है, तो यहां पे इसका फुल फॉर्म इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है। आईआरपी का फुल फॉर्म क्या है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो इस नोटिफाइड पर्सन ने क्या करना है बच्चों, ये जो भी इनवॉइस है एज यूजुअल बना देना है, नॉर्मली बना देना है, बट बाद में इस इनवॉइस को आईआरपी पे रजिस्टर कराना है। ओके, आईआरपी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ओके, और इतना करने के बाद इसे एक यूनिक नंबर अलॉट होगा जिसे बोला जाता है IRN। ओके, ये जैसे रजिस्टर हो गया तो इस बंदे को उस इनवॉइस के लिए IRN अलॉट होगा। सर IRN का फुल फॉर्म क्या है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ओके, दिस विल बी द फुल फॉर्म ऑफ इट, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ठीक है, ये इस नोटिफाइड पर्सन को मिल जाएगा और ये जो इनवॉइस था इसे डिजिटली साइन करके इस नोटिफाइड पर्सन को रिटर्न कर दिया जाएगा और यही जो रहेगा दिस विल बी योर व्हाट, ई इनवॉइस। ओके, तो होप सो सबके दिमाग में गया होगा ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट। कुछ नहीं, नॉर्मली जैसे बिल बनाते हो वैसे बनाएंगे। कौन से लोग रहे जिनका टर्नओवर 500 करोड़ को एक्सीड हुआ किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये लोग पहले तो एज यूजुअल नॉर्मली जैसे अपना इनवॉइस बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन इस इनवॉइस को इन्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा कहां पर, आईआरपी पे। ठीक है, और यहां पे एक बार रजिस्टर कर दिया तो याद रखिए ये रजिस्टर करने के बाद एक IRN जनरेट होगा और ये जो IRN रहेगा इस नोटिफाइड बंदे के हाथ में आएगा। ओके, और जिस पर्टिकुलर इनवॉइस को वैलिड IRN लगाया हुआ है तो आप बोल सकते हो कि यही आपका ई इनवॉइस है। ठीक है, होप सो ये बातें समझ में आ चुकी होगी। सवाल है सर, ये ऐसी रिक्वायरमेंट निकाली है तो इसका क्या फायदा होगा। फायदा तो बहुत बड़ा होगा। ओके, मैं आपको बताता हूँ फायदा क्या होगा। देखो, आप इनवॉइस बाय इनवॉइस आईआरपी पे आप लोग बताते हो, इनवॉइस की डिटेल आईआरपी पे बताई जाती है, उसे रजिस्टर किया जाता है और आईआरएन आप लोगों को फिर अलॉट हो जाता है ना। ये आपका ई इनवॉइसिंग करने से फायदा एक होगा, जो इनवॉइसेस आप लोगों ने आईआरपी पे बताए हुए हैं, ओके, वहां पे रजिस्टर कराए हुए हैं, तो आईआरपी क्या करता है बच्चों, दो लोगों को या दो पोर्टल्स पे आपकी ये इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। एक तो जीएसटी का कॉमन पोर्टल, दो जो कौन सा है बताओ, www.gst.gov.in, और दूसरा जो ई वे बिल का पोर्टल है। ओके, जो आपके ई वे बिल का पोर्टल है वहां पर भी क्या किया जाएगा बच्चों, ये आईआरपी से डेटा भेजा जाएगा। ये जो भी इनवॉइसेस इन्होंने रजिस्टर कराए हैं आईआरपी पे, तो यहां से इन इनवॉइसेस का जो डेटा है वो दो पोर्टल्स पे भेजा जाएगा, दैट इज जीएसटी कॉमन पोर्टल और ई वे बिल पोर्टल, यहाँ पे इसे भेजा जाएगा। तो सवाल है सर इससे क्या होगा, बेटा इससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। ये जो नोटिफाइड पर्सन है ना, जिसका 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हुआ था, तो इस नोटिफाइड पर्सन के जीएसटी कॉमन पोर्टल पे अगर ऑलरेडी सेल का डेटा आ गया ना बॉस, तो जो इसका GSTR 1 होता है उसकी डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप हो जाती है ना। ये आईआरपी पे आपने इनवॉइस वाइज डिटेल डाली ना बॉस, B2B सप्लायर की, तो इससे क्या होगा, ये जीएसटी कॉमन पोर्टल पे पूरी डिटेल शेयर हो जाती है और उससे GSTR 1 जो है वो ऑटो पॉपुलेट होके, मतलब डायरेक्टली ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। ओके, ना सिर्फ इतना बल्कि जो आपका रेसिपिएंट होगा उसे GSTR 2A जो होता है वो भी डायरेक्टली सेंड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, तो कितना आसान काम हो जाएगा इन नोटिफाइड पर्सन के लिए। और इतना ही नहीं, ये जो ई वे बिल का पोर्टल होगा वहां पर भी ई वे बिल बनाने में काफी मदद होगी। ओके, कैसे, जब आप ई वे बिल बनाते हो तो यू नो वेरी वेल आपको पार्ट ए पार्ट बी की पूरी डिटेल भरनी पड़ती है। तो जब आप पार्ट ए की डिटेल भरने जाओगे तो ऑलरेडी वहां पे आपको रेसिपिएंट, उसकी इनवॉइस वैल्यू वगैरह ये सब चीजें डायरेक्टली मिल जाएगी।
आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पार्ट बी दैट इज ट्रांसपोर्टर की जो डिटेल है बस उतनी आपको डालनी पड़ेगी, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, तो इजंट इट गुड? तो ये अच्छी अच्छी बातें हैं रिगार्डिंग दिस व्हाट ई इनवॉइसिंग की। ओके, तो इसके बारे में मैंने आपसे सब कुछ डिस्कस कर दिया है, अब सिर्फ हमें एक एक चीजें इसमें पढ़ने की जरूरत है। तो लास्ट टाइम मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि मैंने आपको क्या क्या बताया। जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर होगा जिसका इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 से टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस हुआ होगा, बंदे को ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन कौन से ट्रांजैक्शन के लिए? बी टू बी ट्रांजैक्शन और एक्सपोर्ट्स के लिए। बी टू सी के लिए ई इनवॉइसिंग की कोई जरूरत आपको नहीं रहने वाली है, ये सबसे पहली बात बताई। फिर मैंने आपको बताया कि ये करेंगे कैसे। तो कुछ नहीं, पहले नॉर्मली अपना इनवॉइस बनाइए और उस इनवॉइस को आईआरपी में रजिस्टर कराइए। ओके, दैट इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। वहां पे एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको आईआरएन अलॉट होगा। आईआरएन क्या होता है बच्चों? इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ये आपको अलॉट हो जाएगा और तभी जाके उसे ई इनवॉइस वैलिड है ऐसा बोला जाएगा। आईआरपी दो पोर्टल्स पे ये इंफॉर्मेशन शेयर करता है, दैट इज जीएसटी कॉमन पोर्टल एंड ई वे बिल पोर्टल। वहां पे इंफॉर्मेशन ये शेयर हो जाएगी और इससे क्या होगा? इससे ज्यादा कुछ नहीं भाई, जीएसटीआर 1 की डिटेल ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, डायरेक्टली फिलअप हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और ना सिर्फ ये होगा बल्कि जीएसटीआर 2A भी उन्हें रेसिपिएंट्स को बराबर पहुंच जाएगा। ई वे बिल पोर्टल पे आपका ई वे बिल आप बनाने जा रहे हो, अगर 50,000 के ऊपर का कोई बिल आपको बनाना होगा तो ऑलरेडी पार्ट ए की डिटेल आपको वहां पे फिलअप हुई भी मिलेगी, सिर्फ पार्ट बी की ट्रांसपोर्टर की डिटेल थोड़ी बहुत आपको डालनी पड़ेगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर ई इनवॉइसिंग। मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने आपके सामने शेयर कर दिया हूं, अब बस हमें रीडिंग का काम बाकी है। ठीक है, चेक करते हैं। Steps have been taken to introduce e-invoicing for reporting B2B invoices। देखो मैं अभी बोल रहा हूं ये सिर्फ B2B invoices के लिए, बिजनेस टू बिजनेस, दैट मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, बस उसी को ई इनवॉइसिंग के एम्बिट में लाया गया है। ठीक है, बिगिनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 20 ऑन वॉलेंटरी बेसिस। 1 जनवरी 20 से ये वॉलेंटरी बेसिस पे चालू हुआ, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 20 देर इज स्विच फ्रॉम वॉलेंटरी टू मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग। तो आज के डेट में आप याद रखो, मैंडेटरीली आपको क्या करना पड़ेगा? ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। किसे? जो उस क्राइटेरिया में आता है। ठीक है, चेक कीजिए। all registered businesses with an aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards greater than 500 करोड़। अब इनको आगे से क्या बोला जाएगा? नोटिफाइड पर्सन। ये भी बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इन लोगों को ई इनवॉइसेस इश्यू करने पड़ेंगे। ठीक है, ई इनवॉइसिंग इज नॉट जनरेशन ऑफ इनवॉइस बाय गवर्नमेंट पोर्टल। बहुत लोगों की कॉमन एक मिसकंसेप्शन हो गई थी कि भाई ई इनवॉइस करना है तो वो गवर्नमेंट के पोर्टल से निकाला जाएगा, जैसे आप ई वे बिल निकालते हो। बट ये वैसी चीज नहीं है गाइस, यहाँ पे आपके खुद के सॉफ्टवेयर में आप जैसे नॉर्मली बिल बनाते हैं वैसे ही बनाओगे, लेकिन उसको बाद में आप लोग आईआरपी पे रजिस्टर कराओगे, फिर आपको आईआरएन वहां पे अवेलेबल होगा, आपको मिलेगा। यही सब बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ई इनवॉइसिंग इज नॉट जनरेशन ऑफ इनवॉइस बाय गवर्नमेंट पोर्टल। टैक्स पेयर्स विल कंटिन्यू टू क्रिएट देयर जीएसटी इनवॉइसेस ऑन देयर ओन अकाउंटिंग बिलिंग ईआरपी सिस्टम। लोग तो भाई अपने जैसे बिलिंग वगैरह करते हैं वैसे ही करते रहेंगे एज पर इनवॉइस स्कीमा। ये आगे मिलेगा आपको, मैं अभी बता देता हूं। ई इनवॉइस स्कीमा का मतलब है एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ इनवॉइस। ई इनवॉइस वो फील्ड्स आपको डालनी ही पड़ेगी इनवॉइस के अंदर, बस वही आपका ई इनवॉइस स्कीमा है। दिस इनवॉइस विल देन बी रिपोर्टेड टू इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये आईआरपी पे बताए जाएंगे, रिपोर्ट किए जाएंगे। ऑन सच रिपोर्टिंग आईआरपी विल जनरेट यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर। तो आईआरएन वहां पे जनरेट होगा, जिसे डिजिटली भी साइन किया जाएगा और रिटर्न द ई इनवॉइस टू द सप्लायर, और यही ई इनवॉइस सप्लायर को रिटर्न कर दिया जाएगा। ओके, ये बात याद रखना। जीएसटी इनवॉइस विल बी वैलिड ओनली विद वैलिड आईआरएन। मैंने ये भी आपको बताया, ई इनवॉइस तब तक ही वैलिड रहेगा जब तक उस पे वैलिड आईआरएन लगाया गया होगा। ठीक है, याद रखना। Presently, invoices, credit notes, debit note, when issued by notified person, B2B,
तो सब जगह पे क्या किया जाता है, ई इनवॉइस इशू किया जाता है। तो ये भी याद रखो, डेबिट नोट क्रेडिट नोट में भी ई इनवॉइसिंग इशू करी जा सकती है, आज के डेट में इशू करी जा रही है, ठीक है। तो ये बातें याद रखिए। अब देखो एडवांटेजेस क्या होते हैं, मैंने तो आपको ब्रीफली समझा दिया एडवांटेजेस क्या होंगे। मैंने आपको बताया कि जो आपके GSTR 1 की डिटेल है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि GSTR 2A सामने वाले को चला जाएगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा हमने ये भी बोला कि आप लोगों का ई वे बिल के पोर्टल पे भी आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा बच्चों, बहुत से फायदे होंगे, जैसे एक्यूरेसी आएगी काम में, कॉस्ट रिडक्शन होगा, सही है कि नहीं। आप बार बार CA को पेमेंट कर रहे हो काय के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगी बताओ, कम हो जाएगी। पेपर एलिमिनेशन, अब यहाँ पेपर की फिर जरूरत नहीं रहेगी अगर ई इनवॉइसिंग चल रही है तो। कंट्रोल अच्छा हो पाएगा, अर्ली पेमेंट हो सकता है और बेटर रिलेशनशिप हो सकती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कभी एडवांटेजेस काम में आएंगे भी नहीं, तो बस ध्यान में रख लो एडवांटेजेस काफी है, ठीक है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज, ई इनवॉइसिंग की स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या बोलती है, ये जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेक करते हैं। रूल 48 सब रूल 4 stipulates that e-invoice shall be prepared by notified class of registered person। अब ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कौन नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस आर कौन रहेंगे बताओ, जिनका पिछले किसी भी साल में 500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर गया होगा, वो आपके नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस होते हैं, ओके। by uploading such particulars as contained in form GST INV 01। ये याद रखिए बॉस। तो ये जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा उन्हें फॉर्म GST INV स्टैंड फॉर इनवॉइस 01 ऑन कॉमन पोर्टल, ऑन कॉमन GST इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, इस पे आपको डालना पड़ेगा आपकी इनवॉइसेस की डिटेल एंड ऑब्टेन IRN दैट इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। However, the commissioner may on the recommendation exempt such person from e-invoice। अब भाई आपका जो कमिश्नर होता है ये जिसे चाहे उसे नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम करा सकता है ई इनवॉइसिंग के रिक्वायरमेंट से, ओके। Every invoice issued by above person in any manner other than manner specified in 48(4) shall not be treated as invoice। अब नोटिफाइड पर्सन अगर ई इनवॉइस इशू नहीं करते हैं, याद रखना उसे इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ठीक है। तो जैसा मैनर बताया गया है उसी मैनर में इशू करो, नहीं तो उसे ई इनवॉइस नहीं माना जाएगा, ठीक है। Where e-invoicing is applicable, there is no need of issuing invoice copies in triplicate and duplicate। Very important guys, आप लोगों को पता है कि इनवॉइस आपको ट्रिप्लिकेट में इशू करना पड़ता है अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो, और अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो इनवॉइसेस आपको डुप्लीकेट में देने पड़ते हैं। बट गाइज इफ यू आर ई इनवॉइसिंग, आप ई इनवॉइस सप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को डुप्लीकेट नहीं, ट्रिप्लीकेट नहीं, कॉपीज ही आपको देनी नहीं पड़ेगी, ओके। इस बात का अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है ई इनवॉइसिंग की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ई इनवॉइसिंग नॉट एप्लीकेबल टू या इनवॉइसेस इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है, तो बेटा जो पर्टिकुलर एक मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ आईटीसी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया गया होगा, तो उसे आप क्या बोलोगे बताओ, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये सिर्फ आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है इन इट्स ओन ब्रांचेस, ओके। ये फाइनल में जब जाओगे तो और आपको डिटेल में देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू इनवॉइसेज इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो भी आपका एसडी होगा तो उसे ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं रहेगी, होप सो याद रखोगे। तो दो बातें इंपॉर्टेंट देखो, फोर्थ एंड फिफ्थ मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं एक आधा एमसीक्यू पूछा जा सकता है इस पे, ओके, ध्यान रखना। If the invoice is issued by a notified person in respect of supplies made by him, tax on which payable under reverse charge, e-invoicing is applicable। ठीक है, मतलब ये आराम से समझ के लेना, ये आपका नोटिफाइड पर्सन है। नोटिफाइड पर्सन बोले तो वही जिसका टर्नओवर पिछले किसी भी साल में 500 करोड़ से ऊपर चला गया।
ये नोटिफाइड पर्सन अगर मान लीजिए सप्लाई करता है किसी और बंदे को, और उस बंदे के ऊपर रिवर्स चार्ज से लाइबिलिटी आती है, ठीक है। अब सप्लाई कर रहा है नोटिफाइड पर्सन, बट टैक्स की लाइबिलिटी आरसीएम से इस बंदे के ऊपर आ रही है, ओके। तो सवाल है क्या इस नोटिफाइड बंदे ने ई इनवॉइस इशू करना चाहिए क्या? तो जवाब है सर जी हाँ। भले ही आरसीएम से लाइबिलिटी इस दूसरे बंदे पर आएगी, बट स्टिल हमारे नोटिफाइड पर्सन ने ई इनवॉइस यहां पे इशू करना चाहिए, ठीक है। ये भी बात अच्छे से याद रखिए। उसके बाद on the other hand, where specified categories of supplies are received by notified person from unregistered person or through import of services, e-invoicing doesn't arise or not applicable. Invoicing is also not applicable for import of goods. तो इसका मतलब क्या हुआ, आराम से समझिए। मान लीजिए ये हमारा नोटिफाइड पर्सन है और यहां पे एक यूआरडी है, ठीक है। अब इस यूआरडी ने गुड्स सप्लाई किए हुए हैं, और गुड्स सप्लाई किसे कर दिए बताना, हमारे इस नोटिफाइड पर्सन को, उसे सप्लाई कर दिए। और यहां पर आरसीएम से टैक्स हमारे इस नोटिफाइड पर्सन पे आ रहा है, ओके। तो सवाल है क्या यहां पर इस पर्टिकुलर नोटिफाइड पर्सन को ई इनवॉइस इशू करना चाहिए क्या? तो जवाब है जी नहीं, इसे ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं। देखो ऊपर से अपोजिट है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड पर्सन को सप्लाई हुआ, तो सवाल ये है क्या इसे ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत है क्या? तो जवाब है जी नहीं। वैसे ही कोई बंदा लेट से ऑस्ट्रेलिया का है और नोटिफाइड पर्सन यहां से क्या करता है बताओ, इंपोर्ट करता है गुड्स, तो इस इंपोर्ट पे भी ई इनवॉइसिंग की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई जरूरत नहीं रहेगी, ओके। तो ये बातें आप लोग अच्छे से याद रखना। तो मेरे हिसाब से पॉइंट 4, 5, 6, 7 दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिए। आपको यहाँ पे और भी कुछ लिस्ट देके रखी गई है जिसे ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं रहेगी, ओके। चलो देखते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, तो जो भी एसईजेड यूनिट्स है उन्हें कोई जरूरत नहीं रहेगी ई इनवॉइसिंग की, ठीक है। उसके बाद इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसीज, इन्हें भी जरूरत नहीं होती है आपके ई इनवॉइसिंग की। मार्केट एज इंपॉर्टेंट गाइज, ये मेरे हिसाब से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जहां जहां ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, प्लीज अच्छे से उसको कर लेना, बिकॉज मेरे हिसाब से क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है, ओके। फॉलोइंग एंटिटीज आर एग्जाम फ्रॉम ई इनवॉइसिंग, कौन कौन बताओ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, करने की जरूरत नहीं है। इंश्योरर या बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इन्हें भी कोई जरूरत नहीं रहेगी ई इनवॉइसिंग की, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद जीटीए दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय रोड इन गुड्स कैरेज, इन्हें भी जरूरत नहीं होती है। इन शॉर्ट जीटीए को कोई जरूरत नहीं है ई इनवॉइसिंग की। सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन नॉट रिक्वायर्ड, इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी नॉट रिक्वायर्ड, जीटीए इनको भी जरूरत नहीं रहती है, इनको भी एग्जाम किया है फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। उसके बाद सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ओके, जो आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज देता है, ओके। जैसे टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले होते हैं, ये क्या करते हैं? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देते हैं ना बॉस। तो इन्हें भी कोई ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं, मतलब भले ही इनका टर्नओवर किसी भी साल में 500 करोड़ के ऊपर भी गया होगा, तो भी इन्हें ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वगैरह वगैरह, ये जो मल्टीप्लेक्स होते हैं है ना, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वगैरह, तो फिल्म्स वगैरह ये अगर वहां पे चलाते हैं, इनका टर्नओवर 500 करोड़ को भी क्रॉस कर रहा होगा, स्टिल आई एम टेलिंग यू इन्हें कोई ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो प्लीज ये सारे पॉइंट्स याद रख लीजिए, ये पॉइंट वही है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ।
इनका टर्नओवर 500 करोड़ से भी एक्सीड कर गया तो भी कोई जरूरत नहीं रहेगी ई इनवॉइसिंग की। ठीक है, एक बात याद रखिए, एग्जम्पशन सिर्फ एसईजेड यूनिट को है, नॉट टू द एसईजेड डेवलपर। ठीक है, मतलब जो एसईजेड को डेवलप करता है उस डेवलपर को नहीं मिलेगा ये एग्जम्पशन ऑफ ई इनवॉइसिंग। मतलब एसईजेड डेवलपर का अगर 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर जाए, डेफिनेटली उसे ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। ये बात सिर्फ एसईजेड यूनिट की चल रही है। ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के यूनिट्स की बात चल रही है। ठीक है, याद रखना। अब बोला है कि भाई हाउ ई इनवॉइस इज जनरेटेड, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया बॉस। मैंने आपको बोला कि पहले आप जैसे इनवॉइस जनरेट करते हो वैसे ही करो। ओके, हाँ, लेकिन इसके कुछ मैंडेटरी पैरामीटर्स रहेंगे, मतलब कौन सी फील्ड चाहिए कौन सी नहीं, वो बराबर वैसे करना, उसे ई इनवॉइस स्कीमा बोलते हैं, है ना। तो वो सब बराबर होना चाहिए। ये देखो, ये यहाँ पे लिखा भी है, उससे मैच हो जाए तो काफी हो गया आपका बिल। और इसे फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसे डाल देते हो फिर IRN जनरेट होगा और उसे डिजिटली साइन करके ई इनवॉइस में ऐड किया जाएगा QR कोड, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो ये जब ऐड हो गया तो याद रखना ई इनवॉइस बन गया और वो आपको सेंड किया जाएगा। ये भी प्रोसीजर में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। ठीक है, हाउ ई इनवॉइस डेटा इज कंज्यूम्ड बाय जीएसटी सिस्टम। अब देखो, मैंने यही तो बात बताया आपको, ये जो IRP है इसके पास में जो डेटा आ जाता है, तो यही IRP क्या करेगा बच्चों, आपके जीएसटी कॉमन पोर्टल एज वेल एज आपका ई वे बिल का जो सिस्टम है वहां पे ये दोनों भी, या फिर ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये ट्रांसफर कर देता है। जिससे होगा क्या, जिससे होगा इतना ही कि जो आपका GSTR 1 है ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, डायरेक्टली बन जाएगा। GSTR 2A भी सामने वाले को बराबर मिल जाएगा। एज वेल एज जब आप ई वे बिल बनाओगे तो पार्ट ए का जो डिटेल है वो ऑलमोस्ट आपको फिल्ड अप करके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फायदा है जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अब सवाल है सर, क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, क्या हम अमेंड कर सकते हैं क्या रिपोर्टेड इनवॉइस को, जो हमने IRP पे रिपोर्ट कर दिया, क्या हम उसे कैंसिल या अमेंड कर सकते हैं क्या। तो याद रखो, सेलर कैन कैंसल IRN फॉर एन इनवॉइस ऑलरेडी रिपोर्टेड बाय रिपोर्टिंग इट ऑन IRP विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। ओके, एक स्पेसिफाइड टाइम में आप उसे कैंसिल कर सकते हो इवन दो वो आपने बना लिया होगा तो। ओके, हाँ, अगर आपको अमेंडमेंट करनी है ई इनवॉइस की तो वो आप जीएसटी कॉमन पोर्टल से कर सकते हो। ओके, IRP से वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कैंसिल करना है कर सकते हो स्पेसिफाइड टाइम में IRP से भी, लेकिन अमेंड करना है तो जीएसटी कॉमन पोर्टल से कर सकते हो, IRP से नहीं कर सकते हो। ये बात अच्छे से याद रखना। ठीक है, और अब जो पूरे इस पर्टिकुलर चीजों में इंपॉर्टेंट टर्म्स आए इसके मीनिंग यहाँ पे दिए। ई इनवॉइस स्कीमा मैं आपको समझा चुका हूँ बेटा, ये एक सॉफ्टवेयर से जो आप लोग इनवॉइस बनाते हो वो सबके अलग अलग इनवॉइस बनते हैं। ठीक है, बट सबके अलग अलग इनवॉइस बनेंगे तो वो IRP दैट इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आप डालोगे तो वो रीड नहीं कर पाएगा ना इतने सारे अलग अलग टाइप के इनवॉइसेस। तो इसके लिए इन लोगों को एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में इनवॉइस बनाना पड़ेगा, है ना। और यही जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट है उसी को क्या बोलते हैं, ई इनवॉइस स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, दिस यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट containing specified fields applicable for all the businesses across the country is known as what, e-invoice schema। ठीक है, और ये GST INV 01 इस फॉर्म के अंदर नोटिफाइड है। ठीक है, तो ये बातें अच्छे से याद रखो। सवाल है सर, बार बार जो आप IRP बोल रहे हो उसका मतलब क्या है। बेटा जस्ट ये एक वेबसाइट है जिसपे आप अपलोड कर सकते हो आपके इनवॉइसेस बाय नोटिफाइड पर्सन। ठीक है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, तो मैंने जैसे बताया जैसे IRP पे इनवॉइस रजिस्टर कराते हो तो IRN जनरेट होगा, तो IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर रहेगा, लेकिन ये आपके इनवॉइस नंबर से अलग है। ओके, ये एक यूनिक रेफरेंस नंबर रहेगा और ये IRP आपको देगा जब आपका सक्सेसफुली ई इनवॉइस जनरेट हो जाए तब। ठीक है, और कुछ छोटे मोटे पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ECO भी ई इनवॉइसिंग कर सकता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर।
उसके अलावा बल्क अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसेस टू आईआरपी इज ऑल्सो पॉसिबल। आप काफी सारे इनवॉइसेस एकदम से अपलोड करना चाहते हो तो दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल इन योर आईआरपी सिस्टम। ओके, आगे लास्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो ये क्यूआर कोड होता है, ये तो जनरली आपने देखा ही होगा, है ना। तो क्यूआर कोड जो है, ये जैसे ही आपका आईआरएन वगैरह निकलेगा तो उसी में एम्बेडेड होता है ये क्यूआर कोड। ठीक है, तो ये आप इनवॉइस वगैरह पे भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा क्यूआर कोड। एक छोटी सी बात और अपडेट कर लेंगे एंड दैट इज डायनेमिक क्यूआर कोड। ठीक है, तो सवाल है सर डायनेमिक क्यूआर कोड होता क्या है। तो इसके लिए इतनी चीजें दी है एंड आफ्टर दैट दिस अमेंडमेंट विल गेट ओवर। मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेरे हिसाब से एक आधा क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। ओके, all B2C invoices issued by registered person whose aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards exceed 500 crores are proposed to have QR code from 1st December 2020। अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर जा रहा होगा तो क्यूआर कोड होना पड़ेगा। कौन से किसके लिए? B2C इनवॉइसेस के लिए। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? Tax invoice shall have quick response code. Resultantly, it has been notified that invoice issued by a registered person, except specified class of person, whose aggregate turnover in financial year exceed 500 crore in respect of B2C supply, तो shall have dynamic QR code। बस याद रखना, डायनेमिक क्यूआर कोड के लिए याद रखिए B2C इनवॉइसेस है, मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन से अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से एक्सीड कर रहा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको सिर्फ क्यूआर कोड से काम नहीं चलेगा, तो आपको डायनेमिक क्यूआर कोड आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या है? इट इज मेड अवेलेबल टू बायर बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू डिजिटल डिस्प्ले। ओके, shall be deemed to be having QR code। The purpose of this provision to enable and encourage digital payment where buyer can scan the dynamic QR code and make the payment from mobile wallet directly। अब बेटा ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि एक अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, जिसका B2C ट्रांजैक्शन से 500 करोड़ से ऊपर इसका अगर मान लीजिए टर्नओवर होगा, ओके, तो इसे डायनेमिक क्यूआर कोड लगाने बोला जाता है। अब ये डायनेमिक क्यूआर कोड आपके बिल पे ही कहीं तो भी लगाया जाता है। ठीक है, और इसका पर्पस ये है कि ये जो भी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसके हाथ में होगा मोबाइल, और इसको अगर पेमेंट करनी है तो ये इस डायनेमिक क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और डायरेक्ट अपने मोबाइल वैलेट से पेमेंट मार देगा। गूगल पे बोलो या आपका भारत पे ऐप बोलो या जो भी आपके ऐप्स होंगे, है ना, उनके थ्रू वो क्या कर सकता है बताओ? डिजिटल पेमेंट कर सकता है। तो इसी के लिए इन ऐसे लोगों को जो B2C में टर्नओवर जिनका 500 करोड़ से ऊपर है, तो वो एक डिस्प्ले में ये लोग क्या करेंगे बताओ? डायनामिक क्यूआर कोड लगाएंगे, जिसकी वजह से डायरेक्टली आपका ये अनरजिस्टर्ड पर्सन पेमेंट कर पाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड होप सो आपके सब दिमाग में गया होगा। ओके, तो ये सब चीजें आप लोग अच्छे से याद रखो। आगे कुछ बातें लिखिए, देख लेते हैं। Many shop have static QR code at the payment counter, which is scanned by the buyer. But the buyer has to enter amount to be paid to the shop in mobile payment app. The dynamic QR code, on the other hand, will have the payment detail and thus scan and pay is one go possible। अब देखो, बहुत बार आप लेट से पेट्रोल भराने चले गए, ओके, तो जब आप स्कैन करते हो तब आपको वहां पे अमाउंट डालनी पड़ती है कि आपको कितना पेमेंट करना है, सही है कि नहीं? मैं 200 का पेट्रोल भराऊं तो जब मैं स्कैन करता हूँ क्यूआर कोड तो मुझे वहां पर एंटर करनी पड़ती है अमाउंट 200 300 एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगर ये डायनेमिक क्यूआर कोड ये रजिस्टर्ड पर्सन जब लगाएगा तो यूआरडी जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो डायरेक्टली जब स्कैन करेगा तो लेट से अगर 200 का इनवॉइस होगा तो डायरेक्टली इसके मोबाइल में 200 की अमाउंट छप जाएगी और डायरेक्टली ये क्या करेगा बताओ? पेमेंट कर देगा। तो नॉर्मली जब क्यूआर कोड होता है तो आप स्कैन करते हो, अमाउंट हाथ से डालते हो,
आपके डायनेमिक क्यूआर कोड में आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैन करो, ऑटोमेटिक अमाउंट भी आ जाएगी एंड अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा बताओ, पेमेंट भी वहां पर सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, तो ये फर्क है आपके क्यूआर कोड और डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर। ओके, this has no relevance or applicability to the e-invoicing in respect of B2B supplies। आप B2B सप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका 500 करोड़ से ऊपर B2C से आपका क्या होता है बताओ, टर्नओवर होता है, तो आपको डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बस ये बात आप लोग याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, एंड ये हुआ एक बड़ा सा अमेंडमेंट जो आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के चैप्टर में छप के आया था, एंड वी हैव कवर्ड इट थरोली। कुछ कुछ गिनती के ही पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो लिमिट को आप लोग अच्छे से याद रखिए, और 4 5 6 7 ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, एग्जाम्पशंस अच्छे से याद रखो, तो मेरे हिसाब से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।